और मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट y is equals to x cube ln x with respect to x. So usually for this question first part is pretty simple, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता और हम इजीली डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम जो है वो हेंस और देयरफॉर वाले पार्ट्स के अंदर आती है, सेकंड पार्ट के अंदर। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट, इट इज u is equals to x cube, v is equals to ln x. So that gives us u prime, which is 3x square, and then v prime is 1 upon x. So अगर आप v u प्राइम प्लस u v प्राइम करें तो ये हो जाएगा v u प्राइम and you get 3x square ln x प्लस x स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, जो कि बननी चाहिए, जो हमें नज़र भी आ रही है कि भाई इस तरह की वैल्यू लग रही है और यही होनी चाहिए। अच्छा, अब वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब ये गिवन है 3x स्क्वायर एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बनी हुई है। यूजुअली क्या होता है, ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट होते हैं दे आर कनेक्टेड। ये कनेक्टेड के स्टाइल में होते हैं, कनेक्टेड स्टाइल के अंदर होते हैं। जब कभी भी वो आपको सेकंड पार्ट में लिख के दे ना, हेंस एंड देन ऑब्वियसली देयर इज एन इंटीग्रेशन साइन। नाउ द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, जिस टाइप की इंटीग्रेशन वो मांग रहे होते हैं वो इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर नहीं सकते। और वो हम डायरेक्टली इसलिए नहीं कर सकते इंटीग्रेशन क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है विथ 2 + 3 ln x। ये हमने पहले भी बात करी है कि जब कभी भी बात हो इंटीग्रेशन की एंड देन मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर विद दीज वैल्यूज, तो ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए आई मीन वी कांट डू इट। वैसे आगे जाके तो मेथड जैसे आएंगे, अभी हम नहीं कर सकते। तो दैट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या करना है। वो आपको पता चल जाएगा, इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द होल एक्सप्रेशन मेक्स टू डिफरेंट फंक्शंस। दो फंक्शंस हम एक साथ इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते अनलेस के हम उसको कोई मल्टीप्लिकेशन में ना ले जाएं या किसी और मेथडोलॉजी में ना ले जाएं। तो ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। बट जब वो कह रहे हैं सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब देयर हैज टू बी अ लिंक बिटवीन दिस एक्सप्रेशन एंड द प्रीवियस एक्सप्रेशन। वो लिंक जनरेट कहाँ से होगा? आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी लानी पड़ेगी अपने लिंक्स के अंदर बिटवीन दीज एक्सप्रेशंस। और वो ये कि अगर मैं टॉप वाली वैल्यू से आप नोटिस करें, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लूँ, दैट गिव्स मी एक्स स्क्वायर इंटू 3 ln x + 1। ये अब आप नोटिस करेंगे कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है इसमें मुझे वैल्यू नज़र आ रही है एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू नज़र आ रही है, और 3 ln x + 1 लिखा हुआ है। ये बात क्लियर है? द वैल्यू दैट आई हैव इज गिवन एज एक्स स्क्वायर इंटू 3 ln x + 1। ये मुझे यहाँ पर एटलीस्ट वैल्यू जो है वो विजिबल हो रही है कि भाई ये वैल्यू बन रही है। नाउ मूविंग टू द पार्ट दैट वी हैव, ये वाला, इसको देख लेते हैं। अब ये नीचे गिवन है, नीचे वाले पार्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एंड देन दीज वैल्यूज, और आगे ये। अब मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन तो हम कर ही सकते हैं ना। इतनी मैनिपुलेशन तो कर ही सकते हैं। ये वैल्यू देखें जरा आप, जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल मैनिपुलेशन दैट वी कैन डू, एंड आई कैन सिंपली राइट दीज वैल्यूज एज दिस। ये वाला पार्ट देखें जरा, इंटीग्रेशन मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है सो दैट एटलीस्ट मुझे नजर तो आ जाए कि मैं विजिबली उसको सॉल्व तो कर सकूं, इतना तो समझ आ जाए मुझे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पर ये करूंगा, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को सिखाई है, इनफैक्ट मैंने अपनी लिस्ट के अंदर भी लिख के दी थी वो प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी ये है कि इफ देर इज अ प्लस साइन इन बिटवीन, यू कैन सिंपली स्प्लिट द इंटीग्रेशन वैल्यू। मतलब मैं उस पर अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ, इस पर अलग लगा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर बीच में प्लस का साइन हो, यू कैन मूव द इंटीग्रेशन वैल्यू, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 3 + x² ln x/2। यहाँ तक क्लियर है बात? आप इस पूरे सिनारियो के अंदर फोकस इस बात पे करें
मैं किसी तरह से ये चाह रहा हूं कि मुझे कोई ऐसी इंटीग्रेशन मिल जाए जो एक्स स्क्वायर एल एन एक्स को रिप्लेस कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट है जो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकूंगा। मुझे एक्स स्क्वायर का प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मुझे ज्यादा जो मसला हो रहा है ना वो इसका हो रहा है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दिस पार्ट स्पेसिफिकली। अब मैं वो करूंगा किस तरह से, ये मैं आपको ज्यादा इजियर अप्रोच बता रहा हूँ इसके अंदर। देखें, अब जरा आप इस पार्ट को लिखें। सो वी स्टार्टेड विद डिफरेंशिएटिंग, यू डिफरेंशिएटेड दिस एंड यू गॉट टू दिस। अब इसको जरा रिवर्स में लिखें। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड वी केम टू दिस। लेट्स राइट इट इन रिवर्स। सो दैट मीन्स इफ आई इंटीग्रेट दिस, शुड आई गेट द आंसर एज दिस? ये सही है? ये जरा स्टेप देखिएगा, मुझे बताएं कि सही लिखा हुआ है। आई एम नॉट राइटिंग प्लस सी, वो मैं बाद में लिखूंगा। मुझे अभी देख के बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है। इज एवरीवन ओके विद दिस जो लिखा हुआ है? बिकॉज आई स्टार्टेड विद, आपने इसको डेरिवेट किया और आपके पास इसको डेरिवेट किया, ये आंसर आ गया। तो मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो वापस जाना चाहिए, तो मैंने वही लिखा है। आई स्टार्टेड विद दिस एंड आई देन आई रोट दिस। अब आप यहां से क्या करें, यहां से आप करें एक्सट्रैक्शन इस पार्ट की। कैसे करेंगे एक्सट्रैक्शन? जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये लिखा मैंने। लेट्स लीव दिस 3 ln x square on this side, integrate this, or you can even move it to the other side. मैंने इसको राइट पे मूव कर दिया पूरा। उसको फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया, आई गेट x³ अपॉन 3। देखें आप, ये मैं सारे स्टेप्स लिखता जा रहा हूँ। अब एक स्टेप मैंने और करना है। मैं यहां से कर रहा हूँ 3 कॉमन। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को लिख के दी है पहले भी। प्लस में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन की वैल्यू स्विच हो जाती है, वैल्यू स्प्लिट कर सकते हैं, और विद मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू, ये मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ सकती है, बिकॉज दिस इज नॉट अफेक्टिंग योर इंटीग्रेशन। ये देखें प्लीज। ये मेरे पास बेसिकली इंटीग्रेशन आई है फॉर दिस स्टेप। ये बस इंटीग्रेशन आ गई है x² ln x की। अब मैं क्या करूं? आई हैव द इंटीग्रेशन ऑफ x² ln x। व्हाट एम आई सपोज टू डू विद इट? सब्स्टिट्यूशन। आई हैव द इंटीग्रेशन ऑफ x² ln x। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x² ln x, मैं यहाँ पे उठा के इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सिंपल। सो जब मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, वैल्यू बनेगी क्या मेरे पास, वो देख लें। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस वैल्यू की बात करते हैं। पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा x³ अपॉन 9। ठीक है। प्लस हाफ में बाहर ले आता हूँ, और ये हो जाएगा x² ln x। ये वैल्यू बन गई। अब ये पूरी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं विद द आंसर दैट यू हैव। ये स्टेप देखें जरा, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले मुझे ये बताइए, ये स्टेप समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनीवन? देख लें एक दफा स्टेप्स। आई स्टार्टेड विद दिस, आई डिफरेंशिएटेड इट एंड आई गॉट दिस आंसर। अब उसके बाद इन्होंने समहाउ इस पार्ट को स्टार्ट किया है, और वो आपसे कह रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट करें। इसकी इंटीग्रेशन में मैंने एक चीज नोटिस ये करी कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसमें से पूरे पार्ट को मुझे अलग से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है।
मैं स्टेप्स में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एल एन एक्स अपॉन 2। तो दिस इमीडिएटली क्लिक समथिंग इन माई माइंड कि भाई मैं व्हाई नॉट डू दिस, मैं इस एक्सप्रेशन की अगर इंटीग्रेशन दोबारा लिखूं, बिकॉज आई डिड दिस इन द प्रीवियस पार्ट, आई डिफरेंशिएटेड दिस एंड आई गॉट टू दिस एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मैं वापस भाई उसी वैल्यू के ऊपर आ जाऊंगा। तो उस वैल्यू पर आने से मुझे एडवांटेज क्या होगा? उस वैल्यू पर आने का एडवांटेज ये होगा कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये उसका आंसर है। तो मैं वैल्यूज को मूव करना शुरू कर दूंगा ना टूवर्ड्स द अदर साइड, सो एज टू गेट अ सिंपलर आंसर फॉर एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। बिकॉज एज सून एज आई गेट अ वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, वो मैं पूरी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मेरी बात समझ आ रही है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आई थिंक दिस इज probably वन ऑफ द मोर टफर साइड्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हेंस वाले होते हैं, हर क्वेश्चन इस तरह का नहीं होता, बट बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जो इतने टफ होते हैं। तो ये उसमें से कोई एक आध क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। इस जैसे और बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक भी बताई थी कि देखिए होता ये है कि अगर आपको कोई स्मॉलर पार्ट सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है ना, तो वहां पर आपको ये वर्किंग करनी पड़ती है। इफ इट्स अ लार्जर पार्ट तो फिर वर्किंग नहीं करनी पड़ती। लार्जर पार्ट से मेरा क्या मतलब है? लार्जर पार्ट से मेरा मतलब ये है कि आपने ये डेरिवेशन करी, यू गॉट टू दिस आंसर। अगर ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो वो मसला नहीं होगा। अगर ये पूरी वैल्यू इसी तरह से लिखी हुई होती और इंटीग्रेट करनी होती तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम यूजुअली तब स्टार्ट होता है इन वैल्यूज के अंदर जब आपको सब्स्टिट्यूशन किसी ऐसी वैल्यू ही करनी पड़े विच रिप्रेजेंट्स अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए ना, ये एक छोटा सा पार्ट है ना एक्सप्रेशन का। इसको करने का एक और तरीका और भी हो सकता है, शायद उससे हो जाए। और वो ये कि अगर हम कुछ और सब्स्टिट्यूशन में लेकर जा सकें, लेट्स से मैं इसको देखता हूँ, शायद ये और सिंप्लीफाइड तरीके से हो सके। जो उन्होंने पूछा हुआ है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको और फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकूं, इज इट डूएबल? चेक कर लेते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक इसके अलावा, क्योंकि ये जो है ना, जो हमने पहले एक्सप्रेशन बनाया है, वो एक्सप्रेशन हमारे पास बना है 3x स्क्वायर एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आई डोंट थिंक इसके थ्रू हम ये बना सकेंगे, क्योंकि कोई नंबर ऐसा नहीं बैठ रहा जिससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर बनाया जा सके। और इज इट कोई ऐसा नंबर है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा नंबर है। मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा नंबर अगर हम बना सकें, जनरेट कर सकें, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा यहाँ फिट इन हो सके। बट मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा नंबर बन रहा है जिससे ये पूरा फिट इन हो सकता है। बिकॉज दिस इज 3x स्क्वायर एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैं आपको बता देता हूँ मेरे जहन में क्या था। मेरे जहन में ये था कि जैसे इन्होंने, अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सजेस्ट। इफ आई ओनली मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इनसाइड, दैट गिव्स मी 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एल एन एक्स। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अगर मैं सिर्फ ये कर सकूं, तो क्या मेरा जो इंटरनल एक्सप्रेशन है इस पार्ट में वो इससे मैच कर रहा है? अभी भी नहीं कर रहा ना मैच, मसला ये है। ये अभी भी मैच नहीं कर रहा। कुछ और सोच सकते हैं आप लोग और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको? क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा ही पार्ट रह जाएगा अगर हम किसी तरह से सॉल्व कर सकें तो। अगर मैं किसी तरह डायरेक्ट यूज कर सकूं ना उस पूरी इंटीग्रेशन को यहाँ पर लिखने में, तो बड़ा मजा आ जाएगा।
क्योंकि इसका मुझे डायरेक्ट तो आंसर पता है। इसका डायरेक्ट आंसर तो मुझे पता है, दैट इज, सो आंसर तो पीछे वाला तरीके से भी आ गया, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिट इन समथिंग विच वुड मेक मोर सेंस। अगर मैं किसी तरह से डायरेक्टली ये आंसर यूज कर सकूं यहाँ पर तो जबरदस्त हो जाएगा। एक तरीका है वैसे यूज करने का, एक मेथड है यूज करने का। अब आप लोग मेरे साथ अगर वो फॉलो करें, जरा देख लेंगे अगर हम वो कर सकते हैं। आई I मीन मुझे तो समझ आ रहा है। मसला एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर का आ रहा है ना, वही तो एक मसला आ रहा है सर, बाकी सब तो सेम है। हमारे पास जो लिखी हुई इंटीग्रेशन उसके अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ उनके पास 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। सो देर इज अनदर इजी मेथड। वाई नॉट राइट दिस एज एक्स स्क्वायर। अगर मैं 2x स्क्वायर को ब्रेक कर दूं उठा के, कैसा रहेगा? अब मैं इसको स्प्लिट कर दूं। देखें, ये मेरा मतलब है। ये बात समझ आ रही है? मुझे तो सही लग रहा है ये। मेक सेंस। लेकिन इससे भी स्टेप्स कम हो जाएंगे, समझ आ रही बात ये? नाउ यू कैन सिंपली रिप्लेस दिस विद दिस, डायरेक्ट। ये भी डुएबल है। देखें आप, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सोचने की बात है, मतलब वो तो मैनिपुलेशन है, आप जैसे चाहें कर लें, नीचे भी ये आंसर आ रहा है। आंसर नीचे भी यही है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं सर क्या बात कर रहे हैं आप, नीचे वो आंसर तो है ही नहीं। मैं आपको शो कर देता हूँ। जो मैंने ये वाला मेथड किया है ना, आंसर इसमें भी वही आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करें, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। जब आप इसको इसको माइनस करेंगे, इट्स द सेम आंसर। ओनली इन दिस सिचुएशन बस ये ज्यादा स्टेप्स हो रहे हैं, लेंदी हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो उसको मैनिपुलेट किया, ये सोच के कि जो गड़बड़ हो रही है वो एक नंबर में हो रही है। और वो नंबर की गड़बड़ ये हो रही है, जो नजर आ रहा है यहाँ पर, वो ये है कि भाई यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर। अब वी डोंट हैव अ मेथड कि मैं उसमें से कॉमन क्या निकालूं। कॉमन तो कुछ निकाल नहीं सकता। अगर आप मुझसे ये कहें कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन में से टू कॉमन निकाल लें, तो भाई वो टू तो फिर 3/3 को भी अफेक्ट कर जाएगा ना। वो तो 3 को भी अफेक्ट करेगा, तो मैं टू तो कॉमन निकाल नहीं सकता। तो मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट इस 2x स्क्वायर को स्प्लिट करूं, मेक इट x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, एंड देन दैट वुड मेक सेंस। उसमें से एक x स्क्वायर बाहर ले जाता हूँ, एक x स्क्वायर इसके साथ छोड़ देता हूँ। सो दिस गिव्स अ परफेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ दिस वैल्यू। स्ट्रेट इससे मैच कर जाएगा। मैं उठा के इसकी इंटीग्रेशन की जगह के ऊपर लिख दूंगा x³ और ln x। मेरी बात समझ आई मैंने क्या किया यहाँ पर? थोड़ा समझे आई एम श्योर। अब 2 days बिफोर द पेपर इतनी बात आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने क्या करने की कोशिश करी है। दिस इज वन मेथड विच में अपेयर ईजियर। आप कहेंगे ये आसान लग रहा है, बात तो सही है तो छोटा, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ये। ये क्लियर है सबको बात? ये इसका मेथड नंबर 2 हो गया। इससे पहले मैंने आपको मेथड नंबर 1 बताया था।
जो फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है आपको उसका समझ कौन सा आ रहा है। ठीक है जी, चलें इससे आगे मूव करते हैं, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा, इट सेज द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द, चलो जाओ यहाँ से आगे, बस अभी जरूरत तो नहीं है इसमें, डन। कोई जवाब नहीं दे रहा है। ओके। The diagram shows part of the curve y is equals to x minus x square upon 4 and the line y is equals to minus 4. The curve and the line intersect at the point. मैं देखता हूँ अभी वो, एक सेकेंड। The curve and the line intersect at the point A, ठीक है। The maximum point on the curve is at a perpendicular distance h from the line. Y is equals to negative 4. Find the value of h. Okay. So they're basically asking for the height of the expression. नहीं, y से पूछ रहे हैं कि कितना दूर है ये। सही है। तो मेरा ख्याल नहीं, वैसे इसमें इतना तो कोई मसला नहीं है। इसमें इतना मसला इसलिए नहीं है क्योंकि आप कैलकुलेट करें, ये सिमेट्रिकल कर्व है ना। सिमेट्रिकल कर्व तो यहाँ भी ऐसे ही जा रहा होगा नीचे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका कर्व जो है वो y इज इक्वल टू -4 को दो जगह पे कट करेगा। समझ रहा है मेरी बात? ओह सॉरी। सो आई इक्वेटेड इट विद -4 एंड x+4। ठीक है। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4x + 16 x² - 4x। चलिए अब जल्दी से ज़रा आप एक काम ये करें, मुझे ज़रा इसकी वो वैल्यूज़ बता दें। इसके दो फैक्टर्स बता दें क्या आ रहे हैं जल्दी से। मैं बताता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा I guess कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आपका जो गिवन कर्व है, इफ़ दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि द गिवन कर्व इज इंटरसेक्टिंग द पॉइंट एट, ये ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। खैर इससे कर लें। मुझे बताएं पहले क्या वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, मैं बताता हूँ फिर कि दूसरे तरीका भी कौन सा हो सकता है। मैं अभी तो सिर्फ ये इंटरसेक्शन निकालना चाह रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन मिल जाएगी, मैंने इसको इक्वेट कर दिया है विद -4। सो आई एम गेटिंग दिस इंटरसेक्शन, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस इंटरसेक्शन। आप मुझे इसकी वैल्यूज बता दें क्या आ रही हैं। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। कोई आप में से आंसर बताएगा प्लीज। एच, नहीं एच का आंसर नहीं बताया मुझे, सिर्फ एक्स की वैल्यू बता दें अभी। ओके। सो एक्स की एक वैल्यू आ रही है 6.47, एक आ रही है -2.47। हाँ ये भी सही कह रहे हो वैसे। डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आ जाएगा आंसर, क्योंकि एक्स की मिड वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वाला एक्स आ जाएगा। ये एक्स आ जाएगा तो बस फिर हाइट तो वैसे ही निकल आएगी, टर्निंग पॉइंट पता चल जाएगा और वैल्यूज निकल आएंगी। दैट्स वन वे टू डू इट। अदरवाइज जो आप लोग कह रहे हैं आई थिंक वो भी सही है, हाँ वो तरीका भी सही है। इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, क्योंकि ये तो आपको जो ठीक लगेगा, जैसे मैंने लिखा ये हो गया मेथड नंबर 1, देयर इज अनदर मेथड। आप इसको जीरो से इक्वेट कर दें, कर्व की इक्वेशन को। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 0, उससे आपको ये एक्स मिल जाएगा जो कि ऑब्वियसली मिड पॉइंट पर है तो 2 होना चाहिए। डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा इजी ये है, डिफरेंशिएशन भी नहीं करनी है, फैक्टराइज ही कर लें। इट्स अप टू यू, जो भी यूज़ करना चाहें।
फिर आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। y का आंसर आपको मिलेगा 1। अब ये 1 है, और ये जो हाइट है, दिस इज 4। सो 4 + 1, पूरी जो h की वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ये मुझे समझ में नहीं आया। जब सारे लोगों को खुद ही पता है सारी एक्सप्लेनेशन, तो फिर ये पूछा ही क्यों था? पूछने की वजह ये, सबको खुद ही तो आंसर पता है, आप लोग ही तो बता रहे हैं आंसर। पार्ट सी की वजह से कह रहे थे? अच्छा, चलें पार्ट सी देख लेते हैं भाई। पार्ट सी में क्या है? 1 सेकेंड, आई हैवंट सीन द अदर पार्ट। ये तुम लोगों ने, अच्छा, इसका पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि किस पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। पार्ट बी है इसका, वो अब मैं कॉपी करूँगा तो टाइम लग जाएगा। फाइंड द एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, वो तो आप लोग ऊपर अभी सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, वो तो ये आंसर डेसिमल में आ गया ना, इसको आप डेसिमल में नहीं निकालते तो एग्जैक्ट बता देते। वैसे अभी तो हमने निकाल लिया 6.47, बट इसका एग्जैक्ट चाहिए। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एग्जैक्ट चाहिए होगा। वो तो आई थिंक आप निकाल लेंगे इजीली, उसको छोड़ दें। अच्छा, ये कर रहे हैं। फाइंड द एंगल, द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एट ए एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू -4। हाँ, दिस वन इज गुड। ये अच्छा सवाल है। द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू a, मतलब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर ए पे एक टेंजेंट बनाया जाए तो उनको ये वाला एंगल चाहिए। दिस इज व्हाट देर आस्किंग फॉर। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है। एक्यूट एंगल चाहिए उनको इस पॉइंट के ऊपर। इस पे एक्यूट एंगल कैसे निकलेगा? एक्यूट एंगल बहुत आसान है वैसे, बाय द वे, इस पे निकालना। ऑल यू नीड टू डू इज कैलकुलेट द ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट। आप सिर्फ इस पॉइंट पे ग्रेडियंट बता दीजिए, क्योंकि वैसे भी ये फ्लैट लाइन ही है ना। तो फ्लैट लाइन के ऊपर अगर एक लाइन ऐसे टच कर भी रही है, और वो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ये एंगल हो या और कोई भी एंगल हो, ऑल दीज एंगल्स, ये अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे, all these angles are connected by the same property, and that is this is y and this is x. So technically tan theta is equal to y upon x। ग्रेडियंट के लिए यही चाहिए होता है ना। वैसे भी ग्रेडियंट के लिए क्या चाहिए होता है? y2 - y1 upon x2 - x1। तो न्यूमरेटर y हो गया, डिनोमिनेटर x हो गया। परफेक्टली फिट्स इन tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। समझा मेरी बात? मैं बता देता हूँ, फिर से देख लीजिए ये चीज। देखिए, इन्होंने जो हमें ग्राफ बना के दिया हुआ है ना, ग्राफ पे वो कह रहे हैं कि ए पॉइंट पे y इज इक्वल टू -4, तो फ्लैट लाइन है, उनको ये एंगल चाहिए। अच्छा, अब जब आप किस कोई भी ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ये देख लें ताकि फिर ये आपको एक दफा कंफ्यूजन इसकी रिजॉल्व हो जाए। उन्होंने कहा इस पॉइंट के ऊपर आप एक बनाइए टेंजेंट, आपने बनाया टेंजेंट। एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर वो कह रहे हैं कि एक फ्लैट लाइन भी है। वो फ्लैट लाइन कौन सी है? वो है y इज इक्वल्स टू -4। वो आपसे कह रहे हैं हमें ये वाला एंगल चाहिए। नाउ इफ दे आर आस्किंग फॉर दिस एंगल, वो बेसिकली बात क्या हो रही है, एंगल निकलता कैसे है? एंगल किसी भी फ्लैट लाइन पे अगर निकाला जाए, अगर लाइन एक ऐसे पास कर रही हो, तो उसका ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट होता है y2 - y1 upon x2 - x1, विच इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। उसमें से y क्या होता है? वी ऑल अंडरस्टैंड कि y क्या होता है। चेंज इन y वाली वैल्यू यहां से आती है, और चेंज इन x वाली वैल्यू इधर से आती है। अगर मुझे ये थीटा कैलकुलेट करना होगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चाहिए tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स से दूसरी वैल्यू क्या मिलती है? दूसरी वैल्यू मिलती है आपका ग्रेडियंट।
इन अदर वर्ड्स, अगर आपको कभी भी ये एंगल निकालना हो तो आप अपने गिवन ग्रेडियंट का tan इनवर्स कर दें, आपको एंगल मिल जाएगा। सिंपल। आसान और सीधे लफ्जों में बात, अगर आप ग्रेडियंट का tan इनवर्स कर दें तो आपको थीटा मिल जाएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द ग्रेडियंट इज फॉर। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। जितनी ज़्यादा y की हाइट होगी उतना ही जो एंगल है वो ज़्यादा होगा, जितनी y की हाइट कम होगी उतना एंगल कम होगा। बिकॉज y रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल एक्सिस, x रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बात तो वही है ना। दिस इज x2, दिस इज x1, एंड ऑब्वियसली दिस इज y2 एंड दिस इज y1। ये वही वाली बात हो गई ना, बस उसी तरह ये कंडीशन है। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ना भी लिखें ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज ग्रेडियंट इज इवेंचुअली प्रोवाइडिंग यू विद द एंगल ऑफ द ग्राफ, कंसिडरिंग के ग्रेडियंट वैसे भी यही प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी लाइन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट दिस लाइन। अगर आप इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। तो आप जो ग्रेडियंट निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं? हम करते हैं y2 माइनस वाई वन, इसको करते हैं x2 माइनस x1। सो इसके थ्रू वैसे भी ये ग्रेडियंट यहीं बनता है ना, थीटा यहाँ बनता है। अच्छा, बाय द वे, हाँ एक बात और, अब मैं खैर कह नहीं सकता कि इससे रिलेटेड कुछ आ जाएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर एंगल की ही बात हो रही है तो एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये कि एंगल आप एक पूरी लाइन पे कहीं भी निकालें, डजेंट मैटर है, बिकॉज एंगल तो सब जगह पे सेम ही होते हैं ना। इस बात से मत कंफ्यूज होएगा कि अगर वो एंगल कहीं और पूछ रहे हो आपसे, जैसे कि मैं अगर एक लाइन बना दूं यहाँ पर, और आपके पास पॉइंट ये वाले हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं एंगल कैसे निकालूं इसका, मैं ये एंगल निकालूंगा तो क्या फायदा होगा भाई? एंगल आप इधर से निकालें या एंगल यहाँ से निकालें, बात तो एक ही है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना। इट्स अ वन स्ट्रेट लाइन, आप थीटा कहीं से भी निकालें बात तो एक ही है। पूरी एक लाइन है ना, सेम ग्रेडियंट सेम स्लोप। समझ रहे हैं बात? सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब इस गुड क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? गुड क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, पार्ट सी की मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट सी में उन्होंने ये पूछा था ना, ये वाला पार्ट है जिसमें पूछा था। तो आप क्या करें, आपके पास इक्वेशन है, आप निकालें इसका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट। किस पॉइंट पे ग्रेडियंट चाहिए? इसका ग्रेडियंट चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, जो आप ऑलरेडी पार्ट बी में निकाल चुके होंगे। खैर, पार्ट बी का आंसर तो निकला हुआ है 6.47 ही, आप में से पहले किसी ने बताया था। मैं वही आंसर यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मुझे बताएगा प्लीज, ग्रेडियंट क्या आ रहा है इसका? 1 - 6.47/2। 6.47/2 एंड देन 1 माइनस दैट वैल्यू, क्या आएगा आंसर इसका? -2.235, -2 ये ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको एंगल चाहिए तो आप इस ग्रेडियंट का tan इनवर्स कर लें। अब आप एक ख्याल रखिएगा tan इनवर्स करते हुए, वो ये कि नेगेटिव मत लगाएं। क्यों?
क्योंकि उनको एक्यूट एंगल चाहिए ना। दे आर नॉट आस्किंग फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल। नेगेटिव लगा देंगे तो ऑब्ट्यूज आ जाएगा। एक्यूट बता दें क्या आ रहा है। 65.9 डिग्रीज। सही है। सही है, ये आपका आंसर हो गया। 65.9 डिग्रीज। गॉट इट। बताइए भाई और क्या है। अच्छा, एक हमनान ने भेजा क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूँ। एक फिर उसके बाद ये भी बता दूंगा। अच्छा, 12 पीपल इंक्लूडिंग एनजी एंड बूबे, A and B, are divided into three groups of 4 people. So Angie and okay, A and B must not be in the same group. Find the number of ways in which the three groups can be selected. So they need to select the three groups. Okay. अब अगर ग्रुप्स सेलेक्ट करने हैं, 12 पीपल डिवाइडेड कर रहे हैं वो थ्री थ्री के ग्रुप के अंदर, फोर फोर के ग्रुप में। सो फोर फोर के ग्रुप में अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, and keeping in mind के A and B must not be in the same group, तो ये इस ग्रुप में कंडीशनली यहाँ पर आ सकते हैं। और क्या हो सकता है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क विद द पॉसिबिलिटीज राइट नाउ, नॉट सेइंग कि ऐसे ही करें सॉल्व आप। टेक्निकली इनके लिए जो पोजीशंस बनेंगी वो आसान हो जाएंगी। आसान ऐसे हो जाएंगी कि जो आप पहला ग्रुप बनाएं, और व्हाट इफ वी पुट देम बोथ इन द सेम ग्रुप and then we subtract it from the total number of groups। ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक 2 मार्क्स के लिए इतनी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। हम अगर डायरेक्टली सिर्फ यही कर लें कि एक ग्रुप में अगर वो आ गया है तो सेकंड पर्सन नहीं आ सकता और थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, अगर सिर्फ इतनी ही बात कर लें तो भी काम चल जाएगा। सो इफ एनजी इज इन द फर्स्ट ग्रुप, लेट्स से, दैट मीन्स अब आप दूसरे पर्सन को इंक्लूड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ग्रुप बनना चाहिए फिर 10C3 का। सही है ये बात? भाई मैंने ये किया कि पहले ग्रुप के अंदर एनजी को आप इंक्लूड कर लें, तो फिर बी इंक्लूड नहीं हो सकता, इसका मतलब दैट शुड बी 10C3। अच्छा, फिर दूसरे ग्रुप के अंदर अगर आपने बी को इंक्लूड कर लिया, मतलब अब अगर हो जाए इंक्लूड, वही मैं कह रहा हूँ, आई थिंक ज़्यादा बेहतर अप्रोच जो है ना, वो ये है कि आप इन दोनों को एक ग्रुप में डाल लें और उसके बाद उसको टोटल में से माइनस कर लें। आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस,
क्योंकि ये हम एक एक ग्रुप देखने जाएंगे ना तो बहुत देर लगेगी। अब बेटर अप्रोच इज कि इन दोनों को एक ग्रुप में इंक्लूड करें। मतलब इनको आप इंक्लूड करें, इसमें 10C2 में इंक्लूड करें इनको। उसके बाद हो गया 8C4 इंटू 4C4। पहले तो ये बात हो गई है, यहां तक बात समझ आई। 10C2 इंटू 8C4 इंटू 4C4। ये तो वो वाले केसेस हैं जो हमें नहीं चाहिए। दीज आर द केसेस विच वी डोंट वांट। अच्छा, एक काम इसमें और करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक ग्रुप छोड़ के बाकी दोनों ग्रुप्स इसके अंदर स्विच हो सकते हैं। स्विचिंग हो रही है ना इन ग्रुप्स की, ये वाले स्टेप समझ आ गया पहले। हाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दोनों ग्रुप्स ना, क्योंकि एक ग्रुप में तो आपने जानबूझ के जो है वो ए बी को डाल दिया है। एक ग्रुप में तो आपने जानबूझ के ए बी को डाल दिया है, सो टेक्निकली ये ग्रुप तो यूनिक हो गया है। यूनिक से मतलब ही कि ये तो एक ग्रुप है ना। ए बी जहां पर होंगे आपको नजर आ जाएंगे। फॉर अस टेक्निकली अभी आप इस वक्त कहें कि द पीपल इन फोकस आर ए एंड बी। ए और बी जहां पर भी होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। बट ये जो बाकी 8C4 इंटू 4C4 वाले हैं, ये पहले बैठेंगे या बाद में बैठेंगे हमें कैसे पता चलेगा, और कोई फायदा भी नहीं है। तो इन ग्रुप्स को आइडेंटिकल शेप्स हटाने के लिए डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल। याद है ये हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। इस पूरी कंडीशन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। इतनी बात समझ आ रही है? एनी कंफ्यूजन इन दिस? मैंने आप लोगों को बताया था कि आइडेंटिकल ग्रुप्स के लिए हम डिवाइड कर देते हैं उतने नंबर ऑफ फैक्टोरियल से। ए और बी किसी का आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है। ए और बी अभी जो है वो आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है। और क्यों नहीं है आइडेंटिकल ग्रुप? क्योंकि ए और बी तो अलग ही लिखे हुए हैं ना। मेरी बात समझ आ रही है? ये आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं है। ए बी वाला वो अलग से बनाया आपने जानबूझ के एक ग्रुप में ए और बी को रख के। आइडेंटिकल दूसरे वाले ग्रुप्स हैं, 8C4 इंटू 4C4 वाले। इतनी बात क्लियर है? एनीवन? ओके। अब बनाएं वो वाले ग्रुप्स जब जो जिसका जहां दिल चाहे वो वहां बैठा हुआ हो। 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 12C4 इंटू 8C4 इंटू 4C4। अब ये सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं क्या? ये सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं? आर ऑल दीज ग्रुप्स आइडेंटिकल? आइडेंटिकल से मतलब ही कि सब में चार चार लोग हैं ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से। ओके मुस्तफ़ा, आप पूछ रहे हैं आइडेंटिकल और डिवाइड करने से क्या होगा। बेटा देखिए, बात यह है कि ए की जगह बी लिखा हो, बी की जगह ए लिखा हो, अगर हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, 8C4 पहले लिखा हुआ है। हमें किसने बताया कि 8C4 पहले लिखा होगा? ये क्यों नहीं हो सकता कि ये जो चार लोग हैं ये पीछे बैठे हुए हों और ये चार इधर बैठे हुए हों? कुछ भी हो सकता है ना। तो जब इनकी पोजीशनिंग मैटर नहीं कर रही तो हमें चाहिए कि हम इसको डिवाइड करें 2 फैक्टोरियल से। अच्छा, मैं 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहा? वो इसलिए क्योंकि पहले वाले ग्रुप में ये ग्रुप कहाँ पे होगा मुझे नजर आ जाएगा ना। क्योंकि इसमें तो मैंने जानबूझ के ए बी को बिठाया हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो ऐसा ग्रुप है जो आपका ग्रुप इन फोकस है ना। ए बी को तो आपने बिठाया हुआ है ना एक जगह पे, तो जिनको बिठाया हुआ है वो ग्रुप तो आपके लिए फेवरेबल ग्रुप हो गया ना। तो जो बाकी दो ग्रुप्स हैं उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल से। अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली ऐसा फीलर आ रहा है कि पहला वाला भी 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होना चाहिए। इसका आंसर चेक करें जरा, मुझे लग रहा है कि पहला वाला भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। हैज एनीवन हैज द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन? अच्छा, आप जरा इन दोनों को माइनस करके चेक करें आंसर क्या आ रहा है।
ग्रीन वाले केस को, टॉप वाले केस को, पता चल जाएगा। 4200 है या 42? अच्छा, 4200, ओके। हाँ। हाँ, यूजर वैसे भी कर सकते हैं। इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 4200, क्या वैल्यू बन रही है? इसका 4200 आ रहा है आंसर। जी। कोई कंफर्म करेगा? सही है। मैंने भी वही करी है ना। मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आंसर सही है या नहीं है। आई डिड द सेम वर्किंग। सही है, 4200 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। वो भी कर सकते हैं जूजर, तुम कह रहे हो। खैर, मुझे ऐसा लगा था उससे कि 3 फैक्टोरियल करना चाहिए, बट यस, आई स्टिक टू माई वर्ड ऑफ 2 फैक्टोरियल, इसलिए क्योंकि वो ए बी तो आइडेंटिकल ग्रुप में नहीं आ रहा ना। ए बी तो हमारा ग्रुप ऑफ रेफरेंस हो गया ना। जितने ग्रुप्स आइडेंटिकल बनते हैं ना, जैसे जिन लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही उनको मैं दोबारा बता देता हूँ। और वो ये कि अगर इन लोगों की पोजीशनिंग मैटर नहीं करती ना, जैसे ये 12C4 है। अब देखें, बात ये है कि 12 में से 4 लोग हैं, उनको आपने यहां बिठा दिया। कौन से 4? मैटर नहीं करता ना। फिर अगले 4 को आपने यहां बिठा दिया, फिर इनके अगले 4 को यहां बिठा दिया। उसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 फैक्टोरियल से। थ्री मतलब 3 वैल्यूज बन रही है ना, 1 2 3। तो हम उसको डिवाइड करते हैं 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि उनकी शफलिंग मैटर नहीं कर रही होती। सो सिंस द शफल डजंट मैटर, वी जस्ट डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। कि भाई ये 3 शफल्स हैं, ये मैटर नहीं कर रहे। कौन कहाँ बैठा है, डजंट मैटर। हाँ, बात ये है कि क्योंकि ये टेक्निकली आइडेंटिकल ग्रुप्स बन रहे हैं। ये आइडेंटिकल ग्रुप्स बन रहे हैं, सो वेन एवर वी गो विद आइडेंटिकल ग्रुप्स, वी ऑलवेज डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ फैक्टोरियल ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स। अगर 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स होते तो हम डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर देते। अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप होंगे तो विल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि आइडेंटिकल से क्या मतलब है? आइडेंटिकल बाय साइज, आइडेंटिकल बाय व्हाट अदर वैल्यू? देखिए, आइडेंटिकल होने के लिए वैल्यूज का दोनों पॉसिबिलिटीज पे सही होना जरूरी है। एक तो उनका साइज सेम होना चाहिए, नंबर वन। आइडेंटिकल ग्रुप्स का साइज सेम होना चाहिए, तभी तो आइडेंटिकल लगेंगे वो। अब आप एक गाड़ी में 7 लोग बिठा दें और एक गाड़ी के अंदर अलग अलग गाड़ियां हैं। एक में 5 लोग बैठे हुए हैं, एक में 7 लोग बैठे हुए हैं, ये मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी। तो आइडेंटिकल तो नहीं हुए ना। एक में 5 बैठे हुए हैं, एक में 7 बैठे हुए हैं। आइडेंटिकल तब होंगे जब दो एक जैसी गाड़ियां होंगी, उसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे। तब आप कहेंगे ना कि फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपके सामने एक ही मॉडल की, एक ही कलर की 2 गाड़ियां लाके खड़ी कर दूं और आपसे बोलूं कि आप किस में बैठना पसंद करेंगे, तो आप मुझे कहेंगे भाई ये कैसा सवाल है? दोनों एक ही गाड़ियां तो हैं, किसी में भी बैठ जाए। So when it comes to that, that is what you call they are identical. So you divide it by 2 factorial. Why? Because technically you are not providing me with a choice. 2 करोड़ा लाके खड़ी कर दें एक ही कलर की और आप कहें कि वो ये लो भाई चॉइस आ गई, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। चॉइस कैसी है वो? इट इज नॉट अ चॉइस। जब चॉइस नहीं है तो चॉइस वाला एलिमेंट बाहर निकाले ना उसमें से। चॉइस वाला एलिमेंट क्या है? यू कैन सिट इन दैट और यू कैन सिट इन दिस, टेक्निकली इट डजेंट मैटर। सो यू डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब अगर एक करोला खड़ी करेंगे लाके और आप एक गाड़ी कोई खड़ी करें 7 सीटर, और फिर आप मुझे चॉइस देंगे बिटवीन द 2 कार्स, दैट मेक सेंस।
नाउ इट मैटर्स कि मैं कहाँ बैठ रहा हूं, तो मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करूंगा। समझे आप बात? अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। एज आई सेड, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर वन, एक तो उनके ग्रुप्स के साइजेस सेम होने चाहिए, कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, ग्रुप्स में सिलेक्शन आपकी मर्जी की नहीं होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन आपकी मर्जी की है तो वो तो आइडेंटिकल नहीं रहा ना फिर। अब जैसे पहले वाले केस में मैंने ए बी को खुद से सेलेक्ट कर दिया ना, तो जो ए बी वाला ग्रुप है वो तो अलग ही हो गया। आप सिलेक्शन कर रहे हैं उस ग्रुप के अंदर, तो वो चॉइस तो नहीं बची ना। सो डोंट कॉल इट आइडेंटिकल। इसीलिए मैंने, देखें आप नोटिस करें, यहां भी 4 हैं 4 हैं 4 हैं, बट मैंने यहां डिवीजन 2 फैक्टोरियल से करी है, बिकॉज ये ग्रुप अब आइडेंटिकल नहीं रहा, बिकॉज इसके अंदर चेंजेस आप कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यहां पे हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, ये तो खुद चेंज हो रहे हैं। हम तो सिर्फ लोगों को बिठा रहे हैं, सारे आइडेंटिकल हैं। ये तो आइडेंटिकल नहीं है ना, क्योंकि यहां पे जो दो लोग बैठेंगे, जो दो लोग यहाँ बैठेंगे एक्स्ट्रा, वो क्या कह सकते हैं? वो ये कह सकते हैं कि हम उस गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें ए और बी बैठे हुए हैं। सो इट्स नॉट एन आइडेंटिकल ग्रुप। इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, देन इट्स नॉट एन आइडेंटिकल ग्रुप। टेक्निकली इट्स लाइक सेइंग, बहुत ही लेमन टर्म में अगर मैं कहूँ, तो अगर आपको पता ना चले कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, दैट इज व्हाई वी डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अगर आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, देन देयर इज नो डिवीजन। इस केस में आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप ए बी वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं। सो इट्स नॉट एन आइडेंटिकल ग्रुप। इन लोगों को नहीं पता, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ बैठे हुए हैं? दे कांट आइडेंटिफाई। इफ दे कांट आइडेंटिफाई, दैट्स डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ आई बात? इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप मुझे कोई हिंट दे सकते हैं, मैं उस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ जिसमें 3 सीट्स हैं, या मैं उस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ जिसमें 5 सीट्स हैं, या मैं उस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ जिसमें 7 सीट्स हैं, इफ यू कैन डू दैट, you don't need to divide it by 2 by factorial, because it's not identical then. आइडेंटिकल सिर्फ तब है जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? एनी कंफ्यूजन? नो? खैर, ये अच्छे क्वेश्चंस हो गए आज। ये दोनों तीनों सवाल अच्छे मज़ेदार से थे। पहला वाला भी अच्छा था, उसके बाद वाला भी अच्छा था, और ये इसका लास्ट पार्ट भी अच्छा था। वेरी नाइस। ये क्वेश्चन भी अच्छा हो गया, आइडेंटिकल वाला। ये मैं बता देता हूँ, ये वाला भी है वैसे। देख लेंगे वाला भी। It says the point P lies on the curve y equals to 5x plus 2 to the power of 2 upon 3. The x coordinate of P is 5. Okay. The normal to the curve at P intersects the line x plus y at the point Q. The point R is the reflection of Q in the tangent to the circle. Find the coordinates of R. Okay. The normal to the curve. अब देखें, एक तो उन्होंने बात ही करी कि ये कर्व है। अब मुझे, अब कर्व का उन्होंने वाई कोऑर्डिनेट तो बता, एक्स कोऑर्डिनेट बता दिए, तो हमें काम ये करते हैं ना, हम इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। सो इट्स 3 का क्यूब 27 है, क्यूब रूट 3, 3 का स्क्वायर 9। सो आई गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एज 5, 9। अब वो क्या कह रहे हैं? द नॉर्मल टू द कर्व एट पी इंटरसेक्ट्स द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एट द पॉइंट क्यू। दिस इज समथिंग लाइक दिस। मुझे कर्व का वो नहीं पता कि स्टाइल कैसा होगा, मैं भी क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ। क्वाड्रेटिक नहीं होगा वैसे ये। इट्स नॉट क्वाड्रेटिक, इट मस्ट बी सम अदर साइड सॉर्ट ऑफ अ कर्व। हमें ये पता चला है कि इसका एक टैंजेंट है, ये पॉइंट है पी। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहां से एक नॉर्मल बनाएं, दैट नॉर्मल इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन। अब वो लाइन पता नहीं कैसी जा रही है, समझे? ऐसी होगी।
आई डोंट नो एग्जैक्टली कि लाइन कैसी है, बट मुझे ये पता है कि ये लाइन है x + y = 11 की, और जहां ये इंटरसेक्शन हो रही है वो पॉइंट है Q। तो वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इसकी नॉर्मल की लाइन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। फॉर दैट आई नीड टू डेरिवेट दिस इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेशन ऑफ द इनर वैल्यू। अच्छा, एट x = 5। इसकी डेरिवेशन 3 × 3 10/9। सो द ग्रेडियंट इज 10/9। अच्छा, हमें चाहिए m2, राइट? सो m2 आ गया -9/10। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? मैं निकालता हूँ इसकी नॉर्मल की लाइन इक्वेशन। दिस इज द लाइन इक्वेशन फॉर द नॉर्मल। सही है। -9/10x + 27/5, ये मैंने सही किया है, चेक कर लें एक दफा। 2/3 - 1, सो दैट्स -1/3। सही है। तक तो सही रहा। ओके, सो इट्स -9x 9/10x प्लस। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली विद दिस इक्वेशन। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली विद दिस। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, या ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं क्यू के। ये समझ लें आप, ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं क्यू के लिए। अब आपने क्या करना है, खैर ये थोड़ा सा बनाने में ऐसा हो गया ये, बट टू अंडरस्टैंड दिस वैल्यू आप ऐसा समझ लेंगे ये पॉइंट पी है। समझें, ये वाला पॉइंट जो है, ये लाइन ऐसे बन रही है बेसिकली। सो टेक्निकली पी बिकम्स द मिड पॉइंट बिटवीन क्यू एंड आर। ये बात है। तो आप कह सकते हैं कि द मिड ऑफ
Q R = P। आर के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। और ये 5,9। ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। सही है भाई। ये क्लियर है, समझ आ गया। चलें, ओके भाई, मोस्ट वेलकम। और कुछ क्वेश्चन वगैरह भेजते रहेगा मुझे। मैं बस अभी ऑफ कर रहा हूँ, आई हैव अनदर सेशन इन 5-10 मिनट्स। फिर इंशाल्लाह आज रात को देखता हूँ, कुछ टाइम मिलता है तो मैं दोबारा एक सेशन कर लूँगा, मे बी, अदरवाइज टुमारो। टुमारो विल डेफिनेटली डू अ सेशन देन। ऑल राइट भाई, चलें, हाँ डेफिनेटली अमनान। ओके भाई, टेक केयर, खुदा हाफिज। बाय।